गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस हो चुका है पहले। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्मॉल एरिया पे कंट्रोल करती है, हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट है। और सेंट्रल जो ओवरऑल पूरी स्टेट को अलग अलग स्टेट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशंस एंड वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट के अंदर जो होती है उसको हम पार्लियामेंट नहीं बोलते, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं। तो स्टेट के अंदर जो है उसको हम लोग लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली। ठीक है, क्योंकि जब भी होता है तो एमएलए, हम किसको वोट करते हैं? एमएलए को। तो एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली के लिए। तो उसका फॉर्मेशंस और उसकी सबसे पहले फॉर्मेशंस। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स जो भी है सेक्शंस 168 जो आर्टिकल्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हर स्टेट, एवरी स्टेट के पास मस्ट हैव अ लेजिस्लेचर। हर स्टेट के पास अपनी एक असेंबली होगी, लेजिस्लेचर होगा, रूल्स मेकिंग बॉडी होगी और विल बी फॉर्म्ड बाय अ गवर्नर, क्योंकि उनके गवर्नर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, गवर्नर होना चाहिए। और बोथ हाउसेस आइदर इन सम स्टेट और बाय, तो ज़रूरी नहीं है बोथ हाउसेस जैसे अपर हाउस या लोअर हाउस हो गया, इन सम स्टेट्स और बाय गवर्नर। तो ये दोनों हाउस जो है पॉसिबल नहीं होती है हर स्टेट में, इसीलिए इन सम स्टेट्स कहा गया। या फिर गवर्नर एंड वन हाउस इन केस ऑफ अदर स्टेट्स, जिसके पास दो हाउस नहीं है उनके पास वन हाउस है। तो ये चीज़ें हैं। और इसी तरह से इफ़ देयर आर टू हाउसेज इन सम स्टेट्स, अगर दो हाउसेज है तो उसे कहा जाता, तो उसके पास हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर दूसरा हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये असेंबली हो जाएगा, असेंबली जो होगा वो लोअर हाउस हो जाएगा, लोअर हाउस, और काउंसिल जो हो जाएगा ये अपर हाउस हो जाएगा। काउंसिल क्या हो जाएगा? अपर हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो असेंबली लोअर हाउस और ये हो जाएगा अपर हाउस। ठीक है, तो इसी तरह से करेंटली हमारे इंडिया में फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो है वो कितनी है? 7 स्टेट्स जो है इंडिया के अंदर हैज़ बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मीन्स विधान सभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो वो कौन कौन से स्टेट्स है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक्सेप्शनल है। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब बाकी जो रिमेनिंग हो गई है उन सभी के पास है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब वन हाउस। तो वन हाउस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावरफुल हाउस होता है लोअर हाउस, पीपल्स हाउस जिसको कहा जाता है, क्योंकि जनता वोट उसी को करती है, तो वो विधान सभा हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले जो ऑर्गन्स होता है, सो इन दीज 7 स्टेट्स विच हैव बीन बाय कैमरल लेजिस्लेटिव, तो जो ऑर्गन्स है हमारा 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। तो स्टेट लेजिस्लेचर सबसे पहले लेजिस्लेचर आएगा, लॉ मेकिंग बॉडी। तो स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग बॉडीज कौन कौन करेंगे और उसके कंपोनेंट्स क्या है? तो सबसे पहले गवर्नर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो असेंबली हो गया हमारा लोअर हाउस, काउंसिल हो गया हमारा अपर हाउस। अब यहाँ पे असेंबली को विधान सभा के नाम से कहा जाता है, विधान सभा, और काउंसिल को विधान परिषद। ठीक है, तो इसी तरह से विधान सभा हो गया और विधान परिषद हो गई अपर हाउस। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मेशंस, कि वो जो असेंबली है फॉर्म्ड हुई है, कैसे फॉर्म्ड हुई है और क्या इसकी रूल्स है। तो हेडिंग याद रखना बेटा, हेडिंग डालनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स है इसमें कितने होते हैं, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है वही लिखनी है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स
of the legislative assembly is 500 and their minimum number is 60. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 है, ठीक है। फॉर इलेक्शन प्रोसेस द स्टेट इज़ जोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर इलेक्शंस के लिए आधा वो स्टेट इलेक्शंस हो या फिर नेशनल इलेक्शंस हो, एरिया को डिवाइड करते हैं जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। एंड इन सच मैनर दैट every member of the legislative assembly present a minimum of 75,000 of population। तो मिनिमम कितना एरिया में पॉपुलेशन होना चाहिए? मिनिमम 75,000, ठीक है। इसी तरह से तो ये ना लिखे तो भी चलेगा। मेन हमारा द मैक्सिमम नंबर इज़ 500 एंड मिनिमम है 60, ये याद रखना है। फिर रिजर्वेशन में आता है। रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट हुई थी 2009 के अंदर, उसमें कहा गया था कि शेड्यूल का जो सीट्स है, रिजर्वेशन सीट्स एसटी एंड एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो कब तक लिमिटेड रहेगा? 2020 जनवरी। जो ये पास आउट हो गया है, ठीक है, तो इसमें जो एक्सटेंशन है वो जब नया चेंजेस आएगा उसके अंदर बताया जाएगा। अभी कोई चेंजेस इसके अंदर आई नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई रिजर्वेशन के बाद। आप नेक्स्ट उसके बाद बताएंगे कि इसके अंदर जो गवर्नर है, गवर्नर जो है अपार्ट फ्रॉम 560, इसके अलावा गवर्नर 1, ठीक है, ये एंग्लो इंडिया जो है, एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं फ्रॉम व कम्युनिटी 1 एंग्लो इंडियंस, तो वो नॉमिनेट करते हैं। तो 500 जो भी है उसके अलावा वो एक को वो नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था, सेंट्रल स्टेट्स के अंदर, कि वो प्रेसिडेंट जो है 2 को नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन से। तो यहाँ पे स्टेट में प्रेसिडेंट जिस तरह से वो हेड में थे, स्टेट में गवर्नर हेड में है, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करेंगे एक, यहाँ पे एक करेंगे और वो भी एंग्लो इंडियन से, सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब इसके प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस क्या है? प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस के अंदर आता है प्रोसीड्यूर्स के अंदर कि दैट नॉमिनेटेड अपार्ट फ्रॉम एंग्लो इंडियंस, जो एक को नॉमिनेट किया था गवर्नर ने, उसके अलावा जो बाकी असेंबलीज के जो मेंबर्स होंगे वो तो वोट के थ्रू ही जीतेंगे, आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। तो जो वोटिंग होती है किसके थ्रू होती है? प्रोसेस ऑफ अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। फिर जॉइंट इलेक्शन सिस्टम भी है, सिंपल मेजोरिटी भी होती है, वो अलग हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे अपर हाउस या फिर गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट के बारे में हम जो डिस्कस किया था वो चीज़ें हो गई। तो मेन आपको याद रखना है जो इलेक्शंस होती है, प्रोसेस होता है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये हो गया। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंस्टिट्यूट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ईच। और जितने सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एरिया होती है, सभी एरिया में से चुने कितने जाते हैं? एक ही चुने जाते हैं कैंडिडेट्स, भले वो स्टैंड कितने हो, लेकिन जीतता एक ही है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस जो है, तो क्वालिफिकेशंस में याद रखना है, क्वालिफिकेशंस आपको एनी 4 बतानी होती है। यहाँ 5 है, आप कोई भी एनी 4 कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है ही शुड बी इंडियन सिटीजन्स। दूसरा है ही शुड बी द मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। तीसरा है दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कि वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जॉब ना करता हो, अगर है तो उसको रिज़ाइन करनी चाहिए। फोर्थ, ही शुड नॉट बी मेंटली डिसेबल, डिफ़ॉल्टर्स नहीं होना चाहिए या मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। फिर फिफ्थ, ही शुड फुलफिल द कंडीशंस, जो भी कंडीशन फुलफिल है पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो भी वो क्राइटेरिया मांगते हैं वो उनको फुलफिल करना है, तभी वो क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना एनी 4 करनी है 5 इसके अंदर। अब आता है टर्मिनेट वाला, कि अगर कोई काम अच्छा नहीं करे तो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जॉब है, ठीक है ना। तो टर्मिनेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला टर्मिनेट का है कि अगर द पर्सन इज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, आइदर स्टेट असेंबली में हो या सेंट्रल में हो, अगर वो एक साथ दोनों जगह में इलेक्टेड हो गया तो वो वैसे में जब पता चलेगा तो वो अपनी नौकरी से, मतलब अपनी जो पोस्ट है एमएलए वाला, उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ही कैन बी ईजिली टर्मिनेट। तो उसको पहले वाला तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, अगर वो रिज़ाइन नहीं करता है तो उसके हाथ से दोनों जॉब चली जाएगी।
फिर दूसरा वाला है कि इफ़ अ पर्सन इज़ कंटिन्यूसली एब्सेंट फॉर 60 डेज़, अगर वो 60 डेज़ के लिए कंटिन्यू एब्सेंट हो जाता है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, उससे उसकी नौकरी मतलब एमएलए के पद से उसको हटा दिया जाएगा। फिर आता है इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ही डज नॉट हैव और डज नॉट रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और इनकैपेबल, उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस और या इनकैपेबल है, वो काम सही नहीं कर पा रहा है, तो भी उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। दैट वाज कौन करेगा? हाउस करेगी, स्टेट असेंबली करेगी, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अपनी एमएलए के जो उनकी सीट है उससे वो टर्मिनेट हो जाएगा। ना 10 ईयर्स शुरू करते हैं। तो 10 ईयर्स के अंदर जो है, तो सबसे पहले 10 ईयर्स जो है कि असेंबली कितने समय के लिए उसको चूज़ किया जाता है, तो इसे असेंबली स्टेट असेंबली को चूज़ करते हैं 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर्स के लिए जब चूज़ करते हैं तो कहा जाता है बिफोर कंप्लीटिंग द 5 ईयर्स इट कैन बी डिज़ोल्व, तो गवर्नर उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। डिज़ोल्व कब करेंगे? जब उसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होती है, मोशन जब होता है और रूलिंग पार्टी की वर्क से अपोजिशंस को प्रॉब्लम होती है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उनकी क्वेश्चंस की, उनकी क्वेरीज को, तो अपोजिशन जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं और उसमें अगर वोट जो होता है अगेंस्ट में चला जाता है तो वो असेंबली जो है डिज़ोल्व हो जाती है। बट इफ़ इन केस अगर उस समय स्टेट के अंदर या फिर कंट्री के अंदर डिक्लेयर किया गया इमरजेंसी, ठीक है, तब उस समय में पार्लियामेंट जो है वो क्या करेंगे, उससे वो डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो लॉफुली देखा जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे, स्टेट असेंबली कंटिन्यू रहेगा। और वो कंटिन्यू कब तक रहेगा? दैट वाज अ कंटिन्यू पीरियड ऑफ 1 ईयर, सिंगल इंस्टेंस में 1 साल कंटिन्यू चलेगा, कोई भी कंडीशन हो वो कंटिन्यू 1 ईयर्स करेंगे। इफ़ इन केस कि अगर टर्मिनेट जो है इमरजेंसी को हटा लिया जाता है, तब भी उसके बाद इमरजेंसी को हटाने के बाद वो कब तक कर सकते हैं? 6 मंथ तक ही वो ले जा सकते हैं, उसके बाद वो जिस तरह से डिज़ोल्व होना था वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑफिसर्स जो है, तो नेक्स्ट ऑफिसर्स के अंदर असेंबली के अंदर जो होता है जो मेन ऑफिसर है वो स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है। तो दीज बोथ आर इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों ही असेंबली के मेंबर्स होते हैं और उन्हीं मेंबर्स में ही एक को स्पीकर, दूसरे को डेप्यूटी स्पीकर चूज़ किया जाता है। इन ऑफिस टिल द असेंबली रिमेन इन एग्जिस्टेंस, जब तक ये असेंबली चलती है तब तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी अपना रोल प्ले करते हैं। सो बिटवीन इट्स टेन्योर, अपने टाइम पीरियड के अंदर स्पीकर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर, अगर स्पीकर को लगता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ जॉब रिज़ाइन, तो वो अपनी रिजिग्नेशन जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को दे सकता है। डेप्यूटी स्पीकर चाहे तो रेजिग्नेशन स्पीकर को दे सकता है, तो दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं अगर उन्हें लगा कि मैं कंटिन्यू 5 ईयर्स से पहले जॉब को छोड़ूंगा। बट बोथ दीज ऑफिसर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ मोशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये दोनों को अगर चाहे तो हटा भी सकते हैं, जिस तरह से हमने असेंबली को डिज़ोल्व किया था, तो वो भी एक मोशन के पास के थ्रू ही हटेंगे और वह मोशन पास कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी। बट इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ नोटिस, लेकिन कोई भी मोशन शुरू करने से पहले सबसे पहले 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है एडवांस में टू द स्पीकर कि आपके लिए या फिर डेप्यूटी स्पीकर्स के लिए हम लोग मोशन शुरू करने वाले हैं, तो यू वन हु कैन हैव टू बी रिमूव, जिसको हम लोग रिमूव करने वाले हैं, तो इस तरह से उनको आगे इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। जो पावर एंड फंक्शंस है वो स्पीकर्स की किस तरह से क्या क्या पावर्स है। तो सबसे पहला पावर्स है ही प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंडक्ट द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? मीटिंग कंडक्ट करते हैं और हाउस की जो वर्क होती है, मैनर्स कंडक्ट करना होता है, प्रोसीडिंग जो इतना सारा वर्क होता है वो कंट्रोल करता है कौन? स्पीकर करता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हीज और हर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस। तो उसका दूसरा वर्क है कि वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर हाउस के अंदर, जो भी उसे लगा उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन को रखने के लिए तो वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, उसके पास पावर है।
फिर एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन स्पीक ओनली आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द स्पीकर। तो कोई भी मेंबर है हाउस के अंदर वो तब परमिशन, जब तक स्पीकर परमिशन ना दे तब तक उन्हें अलाउड नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे असेंबली के अंदर। फिर नंबर 4, ही और शी कैन बी रिमूव्ड सच वर्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस विच ही फील्स टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वल्गर। तो साथ साथ ही और शी जो भी होगा उनको लगता है कि जो प्रोसीडिंग के थ्रू जो काम होने वाला है उसके अंदर कुछ वर्ड्स जो है, जो भाषा यूज़ करी वो सही नहीं है असेंबली के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव पीपल्स आर सिटिंग टुगेदर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वल्गर वर्ड है, तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं, उस प्रोसीडिंग को, उस वर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। फिर 5th में he or she can decide about the formats of proceeding by taking advice from the leader of the house। इवन कि जो भी प्रोसीडिंग की फॉर्मेट्स हैं कि कैसे करना है नहीं करना है, तो अपने लीडर्स के, जो हाउस के लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करके ये प्रोसीडिंग की फॉर्मेट्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6, अगेन ही कैन एक्सेप्ट द क्वेश्चन टू बी वॉइस्ड एंड रिजेक्ट देम। सबसे पहले तो वॉइस मीन उनकी जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनने की, सबसे पहले उनकी राइट्स वो सुने, और वो रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो जो है जो भी बोल रहे हैं वो लॉ के अगेंस्ट जाता है, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर 7th है ही और शी डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर वोटिंग इन कंडक्टेड। तो जब भी कुछ मोशंस के बाद हो, कोई भी डिबेट्स के बाद जब वो वोटिंग होती है, तो वोटिंग का रिज़ल्ट जो है स्पीकर जो है कंडक्ट करते हैं और उसके बाद डिक्लेयर करते हैं रिज़ल्ट। फिर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ही और शी डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। नॉर्मली स्पीकर के पास वोटिंग का राइट्स नहीं होता है, बट इफ़ द नंबर ऑफ वोटिंग इन फेवर और इन अपोजिशन जो होता है कि वो इक्वल हो जाता है, टाई हो जाता है, इक्वल दोनों में हो जाता है, तब उस सिचुएशंस में उनके पास पावर होती है कि वो अपना वोट कास्ट करे और एक डिसीजन में पहुँचे, आइदर यस या फिर नो में। ठीक है। फिर आता है नंबर 9, द स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट। तो जब डिस्कस होता है तो स्पीकर डिस्कस देखने के बाद डिस्कस बोलते हैं कि ये जो बिल है वो मनी बिल है। ठीक है। फिर ही और शी डिसाइड अबाउट द लिटिगेशन एसोसिएटेड विथ मेंबर्स चेंजिंग द पार्टीज ऑल्सो। तो दूसरा स्पीकर के पास पावर्स है, वो डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि जो पार्टी लिटिगेशन मतलब चेंजिंग, पार्टी चेंज करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो उनके ऊपर कि कौन से मेंबर्स जो है पहले कौन से पार्टी में थे, उन्होंने पार्टी चेंज करते, तो लिटिगेशन जो है तो ये कौन लगा सकता है, डिसाइड कर सकता है स्पीकर। तो इसी तरह से ये सारे फंक्शंस है। अगर फंक्शंस के ऊपर आ गया क्वेश्चंस तो ये पूरे फंक्शंस जो है आपको लिखनी होंगी। ठीक है। फिर अब आता है, अब हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हमने असेंबली किया था इससे पहले, अब ये काउंसिल्स है। तो काउंसिल्स मीन्स हो गया हमारा विधान, ये अपर हाउस हो गया, अपर हाउस। ठीक है। ये अपर हाउस हो गया जिसे हम लोग विधान परिषद के नाम से, विधान परिषद, ठीक है, इसे विधान परिषद के नाम से भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर, ये कुछ याद रखना है कि इसके मेंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है इसके अंदर कहा गया कि सबसे पहले जो अंडरलाइंस किए हुए वो देखना है कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, that the number of member of the legislative councils of each state will not be more than 1/3 of the number of member of the legislative assembly। तो आपको याद करना है इसमें यही वाला जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, जो अपर हाउस है, उसके अपर हाउस के मेंबर्स कितना होना चाहिए, तो उन्हें कहा गया नॉट बी मोर देन 1/3 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मेंबर्स है, तो उसके मेंबर्स जितने हैं उसका 1/3 ही मेंबर्स होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। ठीक है। जैसे मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली है 450 है, तो 450 का 1/3 हो जाएगा किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर। क्लियर। तो इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को कहा गया है that it should not be more than 1/3 of the number of legislative assembly, but along with this is also been provided that in any condition that this number cannot be exceed or cannot be less than 40। इसके अलावा एक और बताया गया कि
कुछ भी क्राइटेरिया कोई भी कंडीशन हो, लेकिन 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए नंबर, 40 से कम नहीं होना चाहिए. There are some exceptional also that state of Jammu and Kashmir has been exempted from these provisions. इसे इस क्राइटेरिया से जम्मू एंड कश्मीर को हटा के रखा गया है. तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया. फिर इलेक्शंस ऑफ नॉमिनेशंस, जैसे 12 मेंबर्स जो होते हैं अपर हाउस के, राज्यसभा जैसे हम लोग सेंट्रल में राज्यसभा था या फिर अपर हाउस थे, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते थे. नॉमिनेट करते थे कौन? प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे. यहाँ पर भी नॉमिनेट होंगे, लेकिन नॉमिनेट होंगे कितने होंगे इसका कुछ फिगर्स अलग है. तो वहाँ पे अबाउट 5/6 जो मेंबर्स है ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, 5/6 ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इलेक्टेड. तो 5/6 इलेक्टेड हो जाएंगे और 1/6 जो है मेंबर्स ये नॉमिनेट होंगे. तो ये नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे. नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे. सो अब यहाँ पे 1/6 जो है कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेट किया जाएगा? तो सबसे पहला आ जाता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस. तो इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस है जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्कस किया था, प्रोसेस है. तो उसी तरह से इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट्स. तो इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन आ गए? तो जैसे हो गया सबसे पहले ज़िला परिषद हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, ठीक है, थर्ड गवर्नमेंट्स के आ गए. तो इसी तरह से एज पर द लॉ फॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट्री अप्रॉक्सीमेटली 1/3. तो 1/6 मेंबर्स जो थे ये नॉमिनेटेड है. तो 1/6 का 1/3, ठीक है. तो 1/6 का 1/3 जो मेंबर्स हैं ये कहाँ से लिया जाएगा? इलेक्टेड बाय द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड ज़िला परिषद एंड अदर सच लोकल इंस्टीट्यूट्स. फिर आता है तो ये इलेक्टेड कहाँ से थे? इलेक्टेड कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट्स. फिर 1/3 आ गया इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये लोकल इंस्टीट्यूट था और ये लेजिस्लेटिव असेंबली से आ गया. तो यहाँ मेंबर आ गया वापस लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको वोट दिया था, उनमें से 1/3 मेंबर्स है सच पीपल हु हैज़ नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो यहाँ पर अमंग सच पर्सनस हु आर नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर्स नहीं है अभी, ठीक है. तो वो 1/3 मेंबर्स वहाँ से लिया जाएगा. फिर उसके बाद आता है 1/12. तो 1/12 जो है वो 1/12 आ गया इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट. तो द पर्सनस और जो पीपल वॉज बी एजुकेटेड पीपल जो रिसाइड करते हैं उसी स्टेट्स में और जिसने एग्जामिनेशंस और ग्रेजुएट लेवल पास किया गया है, दैट वाज अ 3 ईयर डिग्री कोर्स किया गया है और वो ग्रेजुएट बन गए, तो वो जो है आर एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट असेंबली काउंसिल्स के वो मेंबर्स बन सकते हैं. तो इसमें से कितना लेंगे? 1/6. तो 1/6 जो है 1/12 ये कितना है? 1/12 इसको चूज़ किया जाएगा, ठीक है. तो ये 1/12 किसका है? 1/12 है 1/6 का. तो उसके बाद इसके बाद आता है नेक्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स. तो नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स जो है ये भी 1/12 है. तो अभी हमने इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट लिखा था वो भी 1/12 था, तो ये भी 1/12 है. और ये भी है कि दोज टीचर्स आर इंक्लूडेड हु टॉट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, जो पढ़ा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के वो मेंबर्स बन सकते हैं. तो दे आर द नॉमिनेटेड. तो नॉमिनेट गवर्नर करते हैं. फिर आता है मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. तो 5/6 जो है वोटिंग के थ्रू होते हैं, दैट वाज इलेक्टेड, एंड 1/6 जो है वो नॉमिनेट करता है गवर्नर. तो जो हमने डिस्कस किया 1/12, 1/12 एंड 1/3 एंड 1/3, तो वही से लिटरेचर साइंस अलग अलग आर्ट से, ठीक है, ये हो गया. फिर अब आता है क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स. तो इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आ गया द मिनिमम एज इज़ 30 ईयर्स. यहाँ पे जो एज होगा वो 30 ईयर्स होगा, ठीक है. तो 30 ईयर्स. qualifications as same as यहाँ पे देखो for the members of the legislative councils the same qualifications are required as for the membership of the legislative assemblies. The only difference is being that of the memberships. तो सब कुछ जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पढ़ा था वो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ इसके अंदर जो एज है वो चेंज होगा. पहले में 25 था, यहाँ पे 30 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. फिर आता है द इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो होती है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट, क्योंकि इलेक्शन जो होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की नहीं होती है, इलेक्शन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होती है। एमएलए का इलेक्शन होता है, एमएलसी का नहीं होता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का नहीं होता है। तो ये जो होते हैं जो चुने हुए होते हैं, तो इसीलिए इसकी जो प्रोसेस है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा, जिसके थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली वोटिंग होती है, और इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल किया जाता है सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफ़र वोट्स के थ्रू, जो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की जो प्रोसेस थी वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द अदर 3 इलेक्टोरल कॉलेज आर अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही उनको अपॉइंट किया जाता है। अब इनका 10 ईयर्स कितना है, ये कितने समय के लिए चूज़ किया जाता है, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो जितने सारे मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये परमानेंट बॉडी है, ये डिज़ोल्व नहीं होती है, गवर्नर्स को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर्स का होता है। ठीक है। नाउ आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी था कि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स में जो है 1/3 मेंबर्स जो रिटायर्ड होते हैं अपने पोस्ट में, और उसके बाद न्यू जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके बदले न्यू अपॉइंटमेंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो वैकेंट हो जाती है सीट्स। तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 ईयर्स का। ठीक है। और ये परमानेंट बॉडी होती है, डिज़ोल्व नहीं होती है। ओनली 1/3 जो होता है मेंबर एवरी 2 ईयर्स में रिटायर्ड होते हैं। इसके जो ऑफिसर्स होते हैं जो देखभाल करते हैं, तो वो होते हैं चेयरमैन, ये भी इलेक्टेड है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है। और ये भी अमंग्स द मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं उन्हीं में से उसके मेंबर्स होते हैं ये। और ये भी पावर, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द फ्रॉम द पोस्ट ऑल्सो। तो साथ साथ काउंसिल्स के पास पावर्स होता है कि अगर ये रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को एंड डेप्यूटी चेयरमैन को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे राइट्स एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। तो आज हमने जो है मेनली इंट्रोडक्शंस और फॉर्मेशन डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पावर्स एंड राइट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। थैंक यू।